नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध से जुड़ी एक घटना के बारे में। हमने किताबों के माध्यम से पढ़ा है कि भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वन में चले गए थे, जहां उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, जहां वो बुद्ध बने। जो घर त्यागने की घटना है उसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग के जो कारण बताए जाते हैं वो ये हैं। एक बार वो अपने सारथी के साथ रथ में महल के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा, एक बीमार पुरुष को देखा और एक लाश देखी। तो उनके सारथी ने बताया कि हर आदमी की ऐसी दशा हो जाती है एक उम्र के पड़ाव पर। यह सब सुनकर सिद्धार्थ व्यथित हुए और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। अब प्रश्न ये आता है कि उन्होंने 28-29 वर्ष की उम्र तक क्या कोई अर्थी नहीं देखी? क्या कोई वृद्ध आदमी नहीं देखा? क्या कोई बीमार आदमी नहीं देखा था? तो उनका मन उनको देखकर व्यथित हो गया। क्या वो 29 साल की उम्र तक या 28 साल की उम्र तक कभी महल के बाहर नहीं निकले? या महल वालों को या महल वाले कभी बूढ़े नहीं हुए होंगे या मरे नहीं होंगे? और यह तर्क हमारे भी दिमाग में नहीं आया। तो दोस्तों, उनके द्वारा जो गृह त्यागने का जो मुख्य कारण था वो आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हमने इतिहास के माध्यम से पढ़ा कि उस समय 10 गणराज्य हुआ करते थे। बाकी राजतंत्र थे, यानी कि राजा के बाद उनका बेटा राजा बनता। उसी काल में 10 गणराज्य भी हुआ करते थे जिनका चुनाव जनता द्वारा हुआ करता था, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य, रामगढ़ के कौली, पावा के मल्ल और भी आते थे। इन 10 गणराज्यों का जो राजा होता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था, जैसे आज चुना जाता है गणतंत्र के माध्यम से, यानी कि चुनाव के माध्यम से। इस प्रणाली के माध्यम से राजा शुद्धोधन का चुनाव होता है राजा के पद पर, और उनको एक विशेषाधिकार भी मिलता है कि 2 शादियां कर सकते थे। उस दौरान राजा शुद्धोधन ने भी 2 शादियां की और दोनों बहनें थीं, जिनमें बड़ी थी महामाया और छोटी थी महाप्रजापति गौतमी। जो गौतम बुद्ध थे वो महामाया के ही पुत्र थे। उस समय जो शाक्यों का जो संघ था उसके कुछ नियम थे कि जिस बच्चे की उम्र 20 साल हो जाए तो उसको अनिवार्य रूप से संघ में शामिल किया जाएगा। गौतम बुद्ध, जिनका पूर्व नाम था सिद्धार्थ, जब उनकी उम्र 20 साल हो जाती है तो वो भी शाक्यों के संघ में शामिल कर लिए जाते हैं। वो भी शाक्यों के संघ का एक मेंबर बन जाते हैं। संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियम बनाए गए। वो नियम क्या हैं? जो भी शाक्यों के संघ में शामिल होगा वो तन मन धन से शाक्यों के हित की सोचेगा, शाक्यों के हित का काम करेगा। इसमें शामिल होने के बाद वह बिना किसी पक्षपात के अपनी बात रखेगा और अगर गलत बात भी है तो उसका विरोध करेगा बिना किसी भय के। तीसरा नियम था कि अगर कोई विपक्षी उन पर आरोप लगाता है तो बिना किसी गुस्से से उनका जवाब देना होगा। ये नियम थे कि संघ में शामिल होने के लिए। अब हम जानेंगे कि संघ से वह बर्खास्त कैसे किया जाएगा। अगर किसी संघ के सदस्य के द्वारा झूठी गवाही दी जाती है तो संघ से निकाल दिया जाएगा। अगर उस सदस्य के द्वारा चोरी की जाती है तो तब भी निकाल दिया जाएगा। अगर उसके द्वारा किसी की हत्या की जाती है तो भी निकाल दिया जाएगा। अगर उसने व्यभिचार किया है तो, यानी कि एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री का भोग किया है तो तब भी वो संघ से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये नियम थे संघ में शामिल होने के और संघ से बर्खास्त होने के। इसी तरह संघ में शामिल होते होते सिद्धार्थ को 8 वर्ष बीत गए, यानी कि 20 वर्ष की उम्र में वो संघ में शामिल हुए
और 8 वर्ष बीत गए, यानी कि अब उनकी उम्र 28 वर्ष की है। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ एक राज्य था कोलियों का, जिसे हम रामगढ़ के कोलिये कहते हैं, वो भी शाक्यों की तरह ही गणतंत्र था, यानी कि उसके राजा का भी चुनाव होता था। दोनों राज्यों के बीच एक नदी बहती थी जिसका के नाम था रोहिणी नदी, और दोनों पक्षों में यानी कि दोनों राज्यों में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर मनमुटाव या झगड़े होते रहते थे। सिद्धार्थ की जो माता थी वो इसी कोलिय वंश की थी, तो शाक्यों ने कोलियों पर आक्रमण करने के विचार करने के लिए एक अधिवेशन बुलाया गया कि अब शाक्यों को कोलियों पर आक्रमण कर देना चाहिए। संघ के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए जो एक सेनापति थे, उन्होंने कहा कि हम सबको कोलियों के खिलाफ आक्रमण करना होगा। उन्होंने हमारे कुछ आदमियों के साथ मारपीट की है। सिद्धार्थ ने खड़े होकर सेनापति की बात का विरोध किया और कहा, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, हम इस बात को बातचीत के जरिए भी निपटा सकते हैं। हम इस झगड़े को निपटाने के लिए 4 आदमी अपनी तरफ से यानी कि शाक्यों के और 4 आदमी कोलियों के हम आपस में बुला लें और इस नदी के बंटवारे पर बात कर लें, सलाह मशवरा कर लें, तो इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है सिर्फ बातों से। उन्होंने कहा कि युद्ध से हमारे उद्देश्यों की कभी पूर्ति नहीं होगी, एक युद्ध के जरिए दूसरे युद्ध का भी बीजारोपण हो जाएगा। हमें इस बात की परख कर लेनी चाहिए कि सबसे पहले आक्रमण शाक्यों ने किया या कोलियों ने शाक्यों पर किया, दोनों में वास्तविक दोषी कौन है, पहले हमें इसकी जांच कर लेनी चाहिए युद्ध से पहले, क्योंकि यह सुनने में आया है कि लड़ाई की शुरुआत शाक्यों ने की थी पहले। तो खड़े होकर सेनापति ने कहा कि हाँ, यह बात सही है कि लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले इस बार शाक्यों ने की थी, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी पर सबसे पहले हमारा हक है। कोलियों को दंड दिए बिना इस समस्या का हल नहीं निकल सकता, ऐसा कहा सेनापति ने। अब सेनापति और बुद्ध के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। यहाँ पर सेनापति के प्रस्ताव पर बहुमत मिल गया, यानी कि ज्यादातर लोग सेनापति के पक्ष में थे, कोलियों के साथ युद्ध करने के पक्ष में थे। अब यहाँ सेनापति का जो युद्ध का प्रस्ताव था वो पास हो गया। हर घर से जवान उम्र का लड़का सेना में भर्ती किया जाएगा अनिवार्य रूप से। तो इस सेना में अनिवार्य भर्ती का विरोध भी सिद्धार्थ ने खड़े होकर किया कि मैं कोलियों से युद्ध नहीं करूंगा और आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बहुमत आपके साथ में है। सेनापति ने सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, जब तुम संघ में शामिल हुए थे तो एक प्रतिज्ञा ली थी कि हमेशा शाक्यों के हित की बात करोगे और शाक्यों के हित की रक्षा भी करोगे। अब यहाँ शाक्यों के हित की रक्षा युद्ध के जरिए से होगी, तो तुम्हें सेना में शामिल हो जाना चाहिए और तुम्हें होना भी होगा। अगर तुम सेना में भर्ती नहीं होगे तो तुम्हें देश से निकाला जा सकता है या तुम्हारे कुटुंब परिवार की सारी संपत्ति जब्त की जा सकती है। ऐसा नियम था उस समय संघ में। संघ तुम्हारे परिवार का बहिष्कार भी कर सकता है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि आपसे मेरी विनती है कि आप न तो मेरे परिवार का बहिष्कार करें, न मेरे परिवार की जो संपत्ति है, जो खेत हैं, खलिहान हैं, उनको जब्त करें। इसके बदले आप चाहें तो मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हैं, आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। लेकिन सेनापति को बुजुर्ग लोगों द्वारा बताया गया कि अगर ये मर जाता है, अगर इसको मृत्यु दंड दिया जाता है तो पड़ोसी राज्य कौशल हम पर आक्रमण कर देगा। तो एक काम करते हैं, तो इनको देश निकाला दे सकते हैं। सेनापति ने उनसे कहा कि अगर सिद्धार्थ को हम देश से निकाल दें, तब भी अगर इसने कौशल नरेश के पास शिकायत की या अपील की, तब भी कौशल नरेश हमारे खिलाफ युद्ध कर देगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप इस बात की चिंता न करें, मैं किसी से यह नहीं कहूंगा कि आपने देश निकाला दिया है, मैं खुद देश से बाहर हो जाता हूं। तो इस पर सेनापति ने कहा कि क्या तुम अपने परिवार वालों को मना लोगे इसके लिए? तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने माता पिता और पत्नी को मनाने की। जब संघ की कार्रवाई की सूचना
शुद्धोधन के पास पहुंची तो उन्होंने सिद्धार्थ को समझाया। उनकी माता ने कहा कि हम कौशल नरेश के पास इसकी अपील करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ अपनी बात पर डटे रहे। सिद्धार्थ की जिद के आगे शुद्धोधन हार गए। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। तो यशोधरा ने पलटकर कहा, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही काम करती जो आपने किया है। अगर बहुमत गलत के साथ है तब भी उस कंडीशन में हमें बहुमत का विरोध करना पड़ेगा और मेरी अनुमति आपके निर्णय के साथ है और आपका जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन मेरे पीछे जिम्मेदारी है राहुल की पालन पोषण करने की, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसके बाद पत्नी माता पिता की अनुमति लेकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों यह कहानी है महाविनिष्क्रमण की। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।